तो हेलो एवरीवन, मैं प्रसूज्य और मेरा साथ है अभी प्रियांशु साहब। नमस्ते। तो आप सभी को स्वागत करते हैं हम नेट गाइड यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी नेट के बारे में। तो 2024 के जो दिसंबर नेट था, तो वो नेट प्रियांशु ने क्रैक कर चुके हैं अभी। तो प्रियांशु हम लोग का एक बैच का स्टूडेंट भी थे। तो अभी प्रियांशु से थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। तो प्रियांशु किस प्रकार से नेट का प्रिपरेशन किया और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड पीवाईक्यू कैसे हम लोग करना चाहते हैं और पीवाईक्यू हम लोग कैसे करना चाहिए और प्रियांशु का रोड मैप कैसा था, उस बारे में हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। और प्लीज़ आप लोग नया नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस चैनल में हम लोग ज्योग्राफी नेट के लिए वीडियो हम लोग डालेंगे अभी अपकमिंग डेज में। और हम अभी प्रियांशु के पास आते हैं। तो प्रियांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत करते हैं आपको। तो अभी आपका दिसंबर ने जो क्रैक हो चुका है, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग का ऑडियंस को बता दीजिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है और सिलेबस जो है, मेनली हम लोग का सिलेबस बेस जो क्लियर होना चाहिए नेट के लिए, तो वो भी कंटिन्यू कर दीजिए स्टूडेंट्स जो अभी नेट देने वाले हैं अपकमिंग डेज में। Hello everyone, I am Priyanshu Sahu, a student from Guwahati University, Geography Department, MA Fourth Sem। तो अभी मैं आप लोग को UGC नेट के बारे में मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था, क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था, वो सब आपको उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दूंगा। जो एस्पिरेंट्स अभी UGC नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए फ़िलहाल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि UGC नेट का जो सिलेबस है, वो सिलेबस को अच्छे से जानना। तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उधर देखें हम, तो इसमें आपका 10 यूनिट आते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रीजनल डेवलपमेंट, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल जियोग्राफी, जियोग्राफिक थॉट, जियोग्राफिकल टेक्निक्स एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया। सो ये जो 10 यूनिट होते हैं, ये 10 यूनिट ही एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन ऐसे कोई भी एस्पिरेंट होते हैं जिनके पास अभी टाइम कम है। जो बच्चे अभी जो जून के सेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए फ़िलहाल अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रेटेजिकली कौन-सा कंसेप्ट, कौन-सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी में उन लोग को फ़ोकस करना चाहिए। तो उस नतीजे से देखें तो जियोमॉर्फोलॉजी जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, एनवायरनमेंट, उसके बाद आ जाता है जियोग्राफी ऑफ थॉट एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया। ये टॉपिक देखा जाए, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, एनवायरनमेंट, जियोग्राफिकल टेक्निक्स, थॉट एंड इंडिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके अंदर देखें तो जियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी में देखें तो जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत सारे आपका सब कंसेप्ट आते हैं। ये कंसेप्ट में कौन सा कंसेप्ट आपको ज़्यादा अच्छे से देखना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें पहला जो आ जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। उसके बाद आपको देखना पड़ता है जियोग्राफिक साइकिल्स, डेविस एंड पेंग का। ये सारे जितना जियोग्राफिक्स के थ्योरी एंड मॉडल्स है, ये मॉडल्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद देखें तो इसमें आपका जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, लैंड फॉर्म्स कौन सा लैंड फॉर्म्स किससे बना होते हैं, वो सब देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी में देखें तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन, अब उसके बाद आता है प्रेशर एंड विंड्स, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, साइक्लोन्स एंड एंटी-साइक्लोन्स। सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइमेटोलॉजी में देखा जाए तो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन एंड थॉर्नवाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम देखें तो जो क्लाइमेटिक हैज़ार्ड्स है, वो हैज़ार्ड्स में से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। ओशनोग्राफी में देखें तो ओशनोग्राफी से आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है रिलीफ ऑफ ओशंस। और ओशंस में कैसा रिलीफ है, कौन सा रिलीफ कहाँ है, उनका सीक्वेंस क्या है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब के लिए हम मेंटल मैप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। उसके बाद जो देखें तो वार्म एंड कोल्ड करेंट्स, कौन सा करंट कहाँ में है, उसका पोजीशन क्या है, वो क्यों फ्लो होता है, कहाँ से कहाँ जाता है, उसका फॉर्मेशन का जो कॉजेस है वो क्या है, वो सब हमको देखना चाहिए। तो ओशनोग्राफी में देखें तो रिलीफ ऑफ ओशन एंड कंपोजिशन एंड आपका वार्म एंड कोल्ड करेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट में हम देखें तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से भी बहुत सारे कंसेप्ट है
जो कि हम बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें से है इकोसिस्टम। उसके बाद आता है एनर्जी फ्लो, ट्रॉपिक लेवल। सो आपका जो साइकिल्स है, जियोकेमिकल साइकिल्स, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बारे में उसके अलावा इसमें देखा जाए तो जो नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा प्रोग्राम, कौन सा पॉलिसी कब लॉन्च हुआ है, कहाँ लॉन्च हुआ है, उसका क्या कॉजेस है लॉन्च होने का, क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो ये सब यूजीसी नेट के नतीजे से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर 5 में देखें पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में क्या-क्या टॉपिक हमको देखना है। तो इसमें बहुत यूनिट 5 से देखें तो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, तो इसमें से हमको सबसे इम्पोर्टेंट है थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, माल्थस, सैडलर एंड रिकार्डो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी में से देखा जाए। तो उसके बाद माइग्रेशन है, कॉजेस, टाइप्स, कंसिक्वेंसेस एंड मॉडल्स। पॉपुलेशन का आपका कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आपका देखें सेटलमेंट ज्योग्राफी में रूरल सेटलमेंट टाइप्स, पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आपका रूरल अर्बन माइग्रेशन, उसके बाद थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जिन लोगों ने ये सब थ्योरीज दिए हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि नेट के तरीके से देखें तो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी, हिस्टेलर्स एंड लॉस का जो थ्योरीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो बर्गस का मॉडल है, हैरिस मॉडल है, उलमैन का मॉडल है एंड हॉइट का जो अर्बन लैंड यूज मॉडल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पेपर में। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से देखें तो आपका जो रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, क्या-क्या क्लासिफिकेशंस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस इन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से ज़्यादातर देखा जाता है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पाया जाता है, कहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका सीक्वेंस कैसा है, ये सब ज़्यादा आता है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से देखें तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट है क्रॉपिंग मेथड्स एंड डेलिनिएशन ऑफ क्रॉपिंग कॉम्बिनेशन रीजन्स, वेबर, डोय एंड रफीला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा बॉन टनल का जो मॉडल है लैंड यूज़ प्लानिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके बाद देखें तो एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें से बहुत सारा पीओआईक्यू आता है। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से देखें तो आपका इसमें से जो वेबर का मॉडल है, हुबर का मॉडल है, अगस्टस एंड फ्रेड एंड स्मिथ, तो ये सब मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज प्रोडक्शन, एजुकेशन, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, इसमें से जो देखें जो थ्योरीज एंड मॉडल्स है, स्पेशल इंटरेक्शन, उलमैन मॉडल, एमी हर्स्ट मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे देखें तो। उसके बाद जो स्पेशल फ्लो मॉडल्स है, ग्रेविटी मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल डेवलपमेंट देखें तो इसमें भी सेम है। इसमें जो डेवलपमेंट का जो मॉडल्स है, थ्योरीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्बर्ट हर्समैन का मॉडल है, माइडल का मॉडल है, जॉन फ्रीडमैन का मॉडल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद कल्चरल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी में देखें तो हम लोग को इसमें जो बेसिक्स कंसेप्ट है वो जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स कंसेप्ट माने तो कल्चर, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, एरिया, रीजन, हेरिटेज, सो इस चीज़ों का बेसिक्स ये क्या समझाते हैं, तो ये जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम देखें तो कल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ग्रुप्स इन इंडिया, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी में देखें तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो मॉडल्स है, हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड थ्योरीज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, सार्क है, एशियन है, ओपेक है, ईयू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूजीसी नेट की तरफ से देखें तो। ज्योग्राफी थॉट, इससे देखा जाता है कि बहुत सारा क्वेश्चन ज्योग्राफी थॉट से आते हैं। इसमें से जो कंट्रीब्यूशंस है, ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज़, इंडियन स्कॉलर्स, ये तो बहुत ज़रूरी है। इन स्कॉलर्स ने क्या-क्या कंट्रीब्यूशंस किया है, क्या-क्या बुक इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, कब दिया है, तो ये सब बहुत आते हैं। उसके बाद देखें तो वेरेनियस का कंट्रीब्यूशन कैसा है, इमानुएल कांट का कैसा है, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, स्केफर, हडसन, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
उसके बाद इसमें से देखें तो पैराडाइम शिफ्ट का जो कंसेप्ट है वो पूरा कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, तो ये सब यूजीसी नेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जियोग्राफिक टेक्निक्स में से हम लोग को इसमें जितना सारा टेक्निक्स है उसका ऊपर बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसमें से सभी टेक्निक्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें से देखा जाए तो आपका टाइप्स ऑफ मैप्स जो है वो ज़रूरी है। कोरोप्लेट मैप्स है, इजोरिथमिक मैप्स है, डेसीमेट्रिक मैप्स है, कोरोक्रोमेटिक मैप्स है, फ्लो मैप है। तो ये सब का बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग देखें तो जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग प्रोसीड्यूर है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, तो इन सभी में से भी क्वेश्चन कभी-कभी आता है। तो उसके अलावा रिमोट सेंसिंग का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट रखना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, सेंसर्स क्या होते हैं, प्लेटफ़ॉर्म क्या है, रिज़ॉल्यूशन एंड टाइप्स क्या होते हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लास्ट यूनिट देखें तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ऐसा एक टॉपिक है, ऐसा एक सिलेबस है जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें से जो देखना है वो आपका फिजियोग्राफिक रीजन्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रेनेज हो गया, उसके बाद आपका क्लाइमेट हो गया, जेट स्ट्रीम्स हो गया, इंडियन मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें से। उसके बाद जो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेजिटेशंस है, मिनरल्स है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद ग्रोथ एंड कंपोजिशंस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, मेजर फूड क्रॉप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर देखा जाए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के पोर्शन से। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमको ये स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करना है कि हम ये सभी का जो सिलेबस है, सिलेबस हम टाइम पे कंप्लीट कर पाएँ। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी बच्चे के लिए अलग-अलग स्ट्रेटेजी होता है। अभी हम लोग बात करें तो जितना सारा टॉपिक है, ये सभी टॉपिक को कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस जिसके लिए टाइम थोड़ा कम है। तो हम लोग कौन-सा टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, ये डिपेंड करता है हम खुद पे कि हम लोग का कौन-सा टॉपिक हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा हमें उसके ऊपर नॉलेज है। तो यूजीसी नेट के तरफ से जिस बच्चे के लिए थोड़ा टाइम कम है, जो आने वाला एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो देखें, तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूजीसी नेट की तरफ से है, वो कर सकते हैं। जैसे कि हम पीओआईक्यू एनालिसिस करें, तो हमको ये मालूम चलता है कि जियोमॉर्फोलॉजी है, तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशिनोग्राफी हो गया, जियोग्राफी थॉट्स हो गया एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये जो 5 पोर्शन हैं, हालाँकि जो जो पोर्शन छूट गए हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन है, मेरे एनालिसिस के तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उसमें से भी अगर हम लोग देखें, जो सब कॉन्सेप्ट है, सब कॉन्सेप्ट्स में से कौन-सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तो मैंने अभी बोल ही दिया। फिर भी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पीओआईक्यू है, पीओआईक्यू को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। उसके एनालिसिस करके हमको ये मालूम कर सकते हैं कि लास्ट लास्ट 5 इयर्स में कौन-सा टॉपिक ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो एक नोटबुक लेके हम क्या कर सकते हैं, वो टॉपिक को यहाँ पे लिख कर रख सकते हैं। सपोज़ देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से हम लोग को 2020 में भी क्वेश्चंस आए हैं, 2022 में भी आए हैं और 2023 में भी आए हैं। उसके बाद जो आपका आर्ट मूवमेंट है, आर्ट मूवमेंट से देखें तो 22 में भी आया है और 23 में भी आया है। उसके बाद देखें तो लैंडफॉर्म्स है, लैंडफॉर्म्स ओकरेंस एंड कॉजेस ऑफ जियोमॉर्फिक हैज़ार्ड्स, अर्थक्वेक, वोल्केनिक, लैंडस्लाइड, एवालांचेस। तो ये टॉपिक देखें तो इससे हम देखते हैं तो इसमें से क्या हुआ है, 2020 में आया है। इसमें भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि कब आया है, जून में आया है कि दिसंबर में आया है। ये जो सेशन है उसमें से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस करके हमको क्या मालूम चल रहा है कि कौन-सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है। तो इसको हम 5 साल के लिए कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपना ऊपर बात है। तो इससे हमको मालूम चल जाएगा क्या कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कांसेप्ट है, वो कांसेप्ट 3 बार आ चुका है, मतलब
इस बार भी उसका आने का चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जितना सारा सब पार्ट है, जितना सारा आपका 10 जो यूनिट है, वो 10 यूनिट को ऐसे हम भाग करके मालूम कर सकते हैं कि यूजीसी की नेट के तरफ से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस के बीच में ये देखा जाता है कि हम पढ़ते तो बहुत से हैं, लेकिन हमको कुछ याद नहीं रहता है। तो ये याद रखने का तरीका में हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेटेजी फ़ॉलो कर सकते हैं, जो मैंने फ़ॉलो किया था, वो है 1, 2, 4, 7। सो 1, 2, 3, 4 का स्ट्रेटेजी क्या होता है? सपोज़ पकड़ लीजिए क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया कंपोज़िशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये स्ट्रेटेजी को इसमें कैसे फिट करना है, अभी देखते हैं। सपोज़ ये जो टॉपिक है, मैंने इसको डे 1 में पढ़ा, उसके बाद डे 2 में क्या करेंगे, इसको पढ़ने के साथ-साथ उसके साथ में नोट्स प्रिपेयर करेंगे। जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि यूजीसी नेट में ये आ सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नोट बनाएँगे, शॉर्ट नोट्स। हालाँकि वो लाइन लाइन में नहीं रहेगा, सेंटेंस में नहीं रहेगा, एक-एक वर्ड में रहेगा। अपने हिसाब से उसको हम बनाएँगे। डे 4 को फिर से यही टॉपिक को हम फिर से रिपीट करेंगे विथ नोट्स, और उसमें और सारा कुछ हम सोर्सेस ऐड कर सकते हैं क्या? उसपे हम इसमें से अगर ऐड कर सकते हैं तो इसमें हम ऐड करेंगे। उसके बाद डे 7 में क्या करेंगे, जो ये टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे ये नोट्स के साथ, और अगर इसमें कुछ और ऐड करना है तो इसमें हम ऐड करेंगे। तो इसी तरह हम जितना सारा कंसेप्ट है, वो सभी कंसेप्ट को एक स्ट्रेटेजी फ़ॉलो करके पढ़ सकते हैं, और इससे हम लोग का क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये सब चीज़ों को याद रखने के लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद देखा जाए, जो बच्चे जून के सेशन के लिए स्टडी कर रहे हैं, उनके पास अभी लगभग लगभग देखा जाए तो 60 डेज़ के पास टाइम है। 60 डेज़ हम लोग पकड़ लेते हैं। ये जो 60 डेज़ है, ये उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि ये 60 डेज़ का जो टाइम है, ये हम टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो यूजीसी नेट ऐसा एक एग्ज़ाम है जो सिर्फ़ पढ़ाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम कितना पढ़ रहे हैं, ये उसमें मैटर नहीं करता है। हम वो पढ़ाई को कैसे एग्ज़ाम में इनपुट कर रहे हैं, एग्ज़ाम में कैसे हम उसको इनपुट करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो 60 डेज़ का टाइम है, इसको हम मैनेज कैसे करें। तो इसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी ले सकते हैं कि जो 60 डेज़ का टाइम है, उसको हम एक बुक में इससे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम 60 तक इससे डिवाइड कर ले सकते हैं। डिवाइड करके 60 डेज़ को हर एक कंसेप्ट जो हमें लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उसको, सपोज़ हम पकड़ लेते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी को हम देंगे 5 दिन। उसके बाद जो क्लाइमेटोलॉजी है, उसको देंगे हम 5 दिन। तो ऐसे करके पूरे 60 डेज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट के जो 10 दिन रह जाएँगे, वो 10 दिन को हम रिवीजन के लिए रख सकते हैं। तो ऐसे एक स्ट्रेटेजी फ़ॉलो करके हम अपना जो तैयारी है, वो तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट है, जो यूनिट है, तो ये सब यूनिट के लिए हम कौन-सा बुक फ़ॉलो करें, जो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। हालाँकि जो बुक हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, वो बुक यूज़ करना ही सबसे बेहतर है। फिर भी जियोमॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखें, तो सविंदर सिंह का जो बुक है, वो बेहतर है। क्लाइमेटोलॉजी के लिए भी हम सविंदर सिंह या डीएस लाल यूज़ कर सकते हैं। ओशनोग्राफी के लिए सविंदर सिंह बेहतर माना जाता है। एनवायरमेंटल के लिए भी हम सविंदर सिंह का बुक यूज़ कर सकते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी का देखें, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक फेमस बुक आता है आरसी चंदना का, आरसी चंदना। तो आरसी चंदना का जो बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए। सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए देखें, तो आरसी तिवारी, सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए आरसी तिवारी का बुक हम ले सकते हैं। उसके बाद देखें, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए अलका गौतम का जो बुक है, हालाँकि काफ़ी मोटा है, लेकिन अच्छा है, हम फॉलो कर सकते हैं उसके। उसके बाद रीजनल डेवलपमेंट के लिए हम आरसी चंदना का बुक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी में देखें, कल्चरल ज्योग्राफी में हम बुक अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा होगा
कि हम आर तिवारी का बुक लें। सोशल ज्योग्राफी के लिए अहमद का बुक अच्छा होता है एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए हम सुदीप्ता अधिकारी का बुक ले सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए जियोग्राफिकल थॉट के लिए बेहतर से बेहतर बुक माना जाता है कि माजिद हुसैन का जो बुक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफिक टेक्निक के लिए हम सिंह एंड सिंह का बुक ले सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए हम D.R. कुलार का बुक ले सकते हैं। तो ये सभी जो बुक है, ऐसा नहीं है कि हम इन्हें ही यूज़ करें, लेकिन मेरे एनालिसिस के मेरे ख्याल से ये ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि ये जो बुक इसमें मैंने मेंशन किया है यही यूज़ करना है, लेकिन मेरे इस हिसाब से ये लगता है कि ये बुक ये सब टॉपिक को अच्छे तरह से बेहतर तरह से कवर कर सकते हैं और इसका जो आपका जो राइटिंग सेंटेंस कंपोजिशंस है वो इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट, तो उस ख्याल से इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट आ जाता है PYQ। तो PYQ एनालिसिस करना और PYQ को सॉल्व करना ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सभी कंसेप्ट को पढ़ने के साथ-साथ अगर हम PYQ देते रहें, मॉक टेस्ट देते रहें, तो ये हमारे लिए बहुत कारगर हो सकता है। क्योंकि PYQ में ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो रिपीटेड होते हैं और पिछले बार भी ऐसा देखा गया है कि PYQ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। उसके अलावा ये सभी जो कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, माइंड मैप की तरह हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो PYQ, माइंड मैपिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अभी हम देखते हैं कि हम लोगों ने आज क्या-क्या कवर किया है। तो आज हम लोगों ने कवर किया कि कौन-सा टॉपिक हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस जिस एस्पिरेंट के लिए टाइम ज़्यादा नहीं है, तो उन उन लोग क्या-क्या कंसेप्ट ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। उसके बाद नोट्स कैसे बनाना है, स्टडी मटेरियल्स को कैसे एनालिसिस करना है, PYQ को कैसे एनालिसिस करना है। उसके बाद और एक टॉपिक मैंने अभी ऐड किया है, जो है मेंटल मैप प्रिपरेशन। तो मेंटल मैप प्रिपरेशन एक बहुत कारीगर कंसेप्ट है जो हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।